मैडम, एक बात का ख्याल रखिएगा, बच्चियां बंगले के दूसरे हिस्से में ना जाने पाए। बच्चियों से मतलब क्या है आपका? मेरा मतलब बच्चे या बड़े कोई भी बंगले के दूसरे भाग में ना जाने पाए। जितना हिस्सा साफ किया है उतना ही भाग इस्तेमाल में लाए, समझे? लेकिन क्यों, ऐसा क्या है वहाँ? कुछ नहीं, बस बरसों से खाली पड़ा है और अधिकतर हिस्सा टूटा फूटा है। कोई दुर्घटना ना हो जाए इसीलिए एहतियातन कह दिया बस। बाकी जैसा आप लोगों की मर्जी। वो अपनी लाठी टेक कर जाने लगी। आप इस बंगले में नहीं रहती हैं? माँ ने हैरानी से पूछा। नहीं, मैं तो पास ही में बनी छोटी सी बस्ती में रहती हूँ। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अगर कभी कोई जरूरत हो तो बुला लीजिएगा। हम लोग घूम घूम कर पूरे घर का मुआयना करने लगे। पापा और माँ घर का सामान सही करने में व्यस्त हो गए। इतनी बड़ी हवेली में तकरीबन 20 कमरे थे, जिसमें से लगभग 10 कमरे बंद थे, यह जर्जर हालत में थे। बाकी के 10 कमरों में से 4 तो हमने अपने लिए पसंद कर लिए थे। बाकी बचे कमरों में सामान लगाने के बाद भी 2 कमरे बचे ही थे। ये बचे 2 कमरे मेरी दोनों शैतान बहनों के खेलने का मैदान बन चुके थे। हमारा दाखिला गांव के ही स्कूल में करा दिया गया था। पापा को मिली सरकारी गाड़ी से हम जब तक आसपास के सुंदर दृश्य देखने निकल जाते थे। पहाड़ी इलाके बेहद खूबसूरत होते हैं। पहाड़ों में प्राकृतिक सुंदरता के अतिरिक्त एक और चीज बहुत प्रसिद्ध होती है, वो है यहाँ के काले जादू और भूत प्रेत की कहानियां। मेरे सहपाठी अक्सर मुझे यहाँ वहाँ के भूतिया किस्से सुनाकर डराते रहते थे। मैं भी घर आकर अपने छोटे भाई बहनों को डराने के उद्देश्य से वो कहानियां और भी मिर्च मसाला लगाकर सुनाता। जब वो तीनों अक्सर डर से रोने लगते तो मुझे अपनी जीत का एहसास होता और मेरे चेहरे पर मुस्कान खिल जाती। हमें यहाँ आए अभी कुछ ही दिन हुए थे। मैं छोटे भाई सचिन के साथ क्रिकेट खेल रहा था। मुझसे तीनों बच्चों का ख्याल रखने का बोलकर माँ काम निपटाकर निश्चिंत होकर सोने चली गई थी। दोनों छोटी बहनें भी खाली पड़े कमरों में धमा चौकड़ी मचा रही थी। जाने क्या हुआ, अचानक एक तेज चीख की आवाज सुनाई पड़ी। मैं और सचिन बैट बॉल वहीं फेंक कर तेजी से अंदर की ओर भागे। चीख की आवाज सुनकर माँ भी अपने कमरे से दौड़ती हुई बाहर निकल आई थी। हम दौड़ते हुए हॉल में पहुंचे। वहां कोई नहीं दिखाई दे रहा था। सोनी के रोने की लगातार आवाजें आ रही थी। मुझे समझते देर ना लगी कि सोने की रोने की आवाज हवेली के दूसरी भाग से आ रही है। मैंने सचिन का हाथ पकड़ा और दौड़ते हुए हवेली के वर्जित भाग में घुस गया। हर तरफ मकड़ी के जाले और धूल का अंबार लगा हुआ था। सामने देखा तो विनी नीचे बेहोश पड़ी थी और सोनी उसके पास खड़ी जोर जोर से रो रही थी। लगभग उसी समय माँ भी हमारे पास पहुंची। विनी को बेहोशी की हालत में देखकर माँ की चीख निकल गई। किसी तरह विनी को लेकर हम बाहर हवादार कमरे में आए। सोनी को पुचकार कर चुप कराने के बाद मैंने उससे पूछा, तुम चीखी क्यों और विनी कैसे बेहोश हो गई? भैया, मैं नहीं चीखी। मैं तो विनी को खोजती हुई बाहर हॉल में गई थी। वो शायद अंदर वाले कमरे में छिपने गई थी। उसकी चीख की आवाज सुनकर मैं भाग कर आई तो वो ऐसे नीचे पड़ी हुई थी। सोनी ने सुबकते हुए बताया। माँ विनी को देखकर रोने लगी थी। मेरी हालत भी खराब हुए जा रही थी। माँ को संभालूं, सोनी को संभालूं या फिर बेहोश पड़ी विनी को देखूं। सचिन दौड़कर 2 गिलास पानी ले आया। एक गिलास माँ को थमाकर दूसरे से विनी के चेहरे पर छींटे मारे तो वो धीरे धीरे होश में आने लगी। विनी को कुशल मंगल देखकर माँ और सोनी का रोना थम गया था। माँ ने प्यार से विनी के सर पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम बेहोश कैसे हो गई? माँ, मैं छिपने के लिए जगह ढूंढ रही थी। वहाँ उस कमरे के दरवाजे पर साकल बंद थी और उस पर रक्षा सूत्र बंधा हुआ था। मैंने उसे खोलकर कमरे में जैसे ही प्रवेश किया, वहाँ सब धुआं धुआं सा दिखने लगा। कुछ अजीब सी महक आ रही थी। वहीं से मैंने बाहर निकलने की कोशिश की तो लगा जैसे बाहर आने का रास्ता ही खो गया है। मुझे बहुत डर लग रहा था, इसीलिए मैं डर के मारे चीख पड़ी।
उसके बाद मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई। विनी ने पानी पीते हुए बताया। मतलब तुम कमरे के अंदर थी तो बाहर कैसे निकली? तुम तो कमरे के बाहर नीचे पड़ी हुई थी, सचिन ने कहा। मुझे नहीं पता भैया, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मैं कभी उस तरफ नहीं जाऊंगी। विनी ने जवाब दिया। उस समय विनी को शांत कराना ज्यादा जरूरी था, इसलिए बात को वहीं रफा दफा करके मम्मी उनके लिए हलवा बनाने की तैयारी में लग गई। इस घटना से कुछ बातें मेरे मन में खटक गई थी।